सुप्रभात। प्लस टू कक्षा पोल साइंस के प्यारे बच्चों, हम एक टॉपिक पिछले 3-4 दिनों से लर्न कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए जो हमारा आज का पॉइंट है कि दो ध्रुवीयता का अंत। और फिर ध्रुवीयता का मतलब था कि किस प्रकार से जो सत्ता थी वो एक तरफ आकर्षित, एक तरफ खींच गई, किसकी तरफ? जो रूस सोवियत संघ के विघटन के बाद जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो किसके पास? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सिमटती हुई दिखाई दी। और कल हमने जो टॉपिक किया था कि भारत और सोवियत संघ के संबंध किस प्रकार से रहे हैं, उन संबंधों पर चर्चा की थी, पुराने समय में और वर्तमान समय में। आज दिनांक जो 27/5/2020, इस आज की डेट में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस के बारे में कि सोवियत संघ के साथ भारत के आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और सैनिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर संबंधों की चर्चा की थी। आज हम पूर्व साम्यवादी देश और भारत के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने का मतलब है संपूर्ण लेसन के जो प्रश्न उत्तर नोट्स आपने तैयार किए हैं, चाहे वह आपकी नोटबुक्स हो या आपके पास कोई हेल्प बुक हो, उसमें से जितने प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण पहले भी बताए जा चुके हैं, क्योंकि ये काम हमने क्लास वर्क में किया था, तो आशा है कि आप उनको याद कर रहे होंगे। तो आज का जो अंतिम निष्कर्ष है लेसन का वो इस प्रकार से है। पूर्व साम्यवादी देश और भारत में साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए। भारत की यह नीति रही कि सबको साथ लेकर चलने की। और भारत के इतिहास में आज तक एक बात और सामने आई है कि कभी भी किसी देश पर भारत ने पहले आक्रमण नहीं किया, कभी भी किसी देश का उसने बुरा नहीं चाहा। लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं, यानी रूस हमारा बड़े भाई के तौर पर उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास, साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इस देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर, कल भी हमने पढ़ा था कि घर घर राज कपूर के गाने या हिंदी मूवी को देखा जाता है, अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आज इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं। भारत या जहाँ से जनमानस का एक अंग है। यहाँ कुछ एक रचनात्मक कार्य दिया गया है जिसके बारे में समझाया गया है। कैसे? सोवियत और अमेरिकी दोनों खेमों में शीत युद्ध के दौर के 5-5 देशों को चुनें आप, यानी दोनों सोवियत संघ में कौन से देश थे और अमेरिका के पूंजीपति खेमे में कौन से देश थे, उनके आप नाम लिखेंगे। इसी के अनुरूप कक्षा में समूह बनाएं और हर समूह को एक देश का जिम्मा सौंपें। ये एक क्या है कि प्रोजेक्ट कार्य भी कह सकते हैं इसको, या फिर एक रचनात्मक कार्य भी कह सकते हैं। प्रत्येक समूह अपने अपने हिस्से के देश के बारे में यह जानकारी जुटाए कि शीत युद्ध के दौर में वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात कैसे हैं। हर समूह यह जानकारी भी जुटाए कि साम्यवाद के पतन के बाद उस देश की राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या हुई। संभव हो तो हर समूह यह भी बताए कि दूसरी दुनिया के विघटन का प्रभाव उस देश पर क्या हुआ। दूसरी और पहली दुनिया का मतलब था अमेरिका और सोवियत संघ, और तीसरी दुनिया में मतलब था कि गुटनिरपेक्ष की नीति जिन देशों ने अपनाई या जो विकासशील देश थे उनके बारे में। हर समूह अपने निष्कर्ष कक्षा के सामने रखे। इन देशों के लोग बतौर नागरिक अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, इस विषय पर छात्रों से बातचीत को सुनिश्चित करें। यानी ये एक डिबेट, एक चर्चा का विषय भी हो सकता है कि किस प्रकार से इसको तैयार किया जाए क्लास में। और यहाँ पर कुछ एक कार्य
अध्यापकों के लिए भी है वो ये है कि आप छात्रों से निष्कर्ष लोकतांत्रिक और साम्यवादी व्यवस्था के सिद्धांत के व्यवहार से जोड़ सकते हैं। हम अक्सर पढ़ते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में और साम्यवादी देशों की व्यवस्था में किस प्रकार अंतर रहा है, प्रत्येक के गुण दोष को रेखांकित कर सकते हैं। क्या साम्यवाद और पूंजीवाद का कोई विकल्प हो सकता है? छात्रों में इस विषय पर चर्चा करने के लिए बढ़ावा दें। आगे पढ़ें। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व में इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। बहुत बार ऐसा होता भी रहा है कि एक देश अपनी समस्या न समझकर संपूर्ण विश्व की समस्या समझे, तभी जाकर इस देश में, इस दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की जो सूक्ति है वो सही लागू हो सकती है। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैलने के लिए किए जाए तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। ये 2001 में ये बहुत सारे व्यापार, बहुत सारी नीतियाँ दोनों देशों के बीच तय हुई और उन पर हस्ताक्षर हुए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने पर चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों के फायदे हुए। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है, यानी जितनी भी सैन्य सामग्री, जितनी भी हथियार हम लेते हैं ज़्यादातर रूस से लेते हैं, जिससे हमारा अच्छा मित्र के रूप में आगे निकल कर आता है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान का रूस से प्राप्त होते हैं। चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, क्योंकि हमारे पास खनिज संपदा के तौर पर जो खनिज तेल है वो बहुत कम मात्रा में है, आयातक देश है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणु योजना के लिए महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत रूस के विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट का मतलब है कि इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपने याद करने हैं। ये लगभग 3-4 दिन में हमारा कंप्लीट हुआ है लेसन है। वैसे तो हमने क्लास वर्क में भी इसको कर लिया था, लेकिन अभी भी दोबारा रिवाइज हो गया है। और यहाँ जो एनसीईआरटी के प्रश्न बनते हों तो आप याद करेंगे। इसके साथ जो आपने नोट्स लिख रखे हैं नोटबुक में, उन पर भी याद करें, चर्चा करें, और उसके साथ जो आपके पास हेल्प बुक के रूप में रिफ्रेशर वगैरह, उसमें से भी इन्हीं क्वेश्चनों में से छोटे छोटे क्वेश्चन बन पड़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बन पड़ता है कि शीत युद्ध क्या था, प्रथम लेसन में पढ़ा, उसके परिणाम क्या थे। और इस लेसन में जैसे हमने पढ़ा है कि शोक थेरेपी के बारे में विचार विमर्श किया है कि शोक थेरेपी क्या थी, यानी आघात पहुंचाकर रिलीफ देना। क्या साम्यवाद पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। दूसरा है भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। अभी हाल ही में पढ़ रहे थे कि सैन्य शक्ति के बारे में, निवेश के बारे में, आयात के बारे में, निर्यात के बारे में हमारे संबंध कैसे हैं। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और विघटन के परिणाम क्या थे।
ये प्रश्न बनता है बड़ा महत्वपूर्ण इस लेसन में से। अगला क्वेश्चन है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? उस समय के जो मौजूदा विघटन के समय राष्ट्रपति रहे गोर्बाचेव, उसने क्या सुधार किए? सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने की किन्हीं 3 विशेषताओं का जिक्र करें। और अंतिम क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित के पक्ष में विपक्ष में एक लेख लिखें। लेख लिखने का मतलब पेपर में एक पैसेज पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, 2-2, 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन, या फिर 1 नंबर का 1 और 2-2 के 2। दूसरी दुनिया के विघटन में भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए। रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने से पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक आपने विचार प्रस्तुत करना है अपने शब्दों में कि हम केवल रूस के साथ नहीं बल्कि अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न पूंजीपति देश के साथ भी हमें संबंधों पर सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इसके क्या भविष्य में ये परिणाम होंगे, इस पर भी सुखद परिणाम क्या होंगे, इस पर भी हमने चर्चा करनी है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये लेसन है कंप्लीट हो गया है। हमने नोट्स तैयार कर लिए थे क्लास वर्क में, और नोट्सों के साथ साथ जो एनसीईआरटी का अभ्यास वर्क है वो सारा का सारा याद करना है। और आपके पास जो रिफ्रेशर वगैरह उसमें से भी यही बीच बीच से छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, वो सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो आपने याद करने हैं, एनसीईआरटी के कंप्लीट करने हैं। इन एनसीईआरटी में से ही वो क्वेश्चन बने हुए हैं। आशा है ये सभी आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे, याद कर लेंगे, और ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।